नमस्कार मित्रों, उत्थान सुपर 30 क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजवीर सिंह, हिंदी व्याख्याता, आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो भारतेंदु काल के परिचय पर डाला था। आशा ही नहीं, अपेक्षा भी है कि वो आपको बहुत पसंद भी आया होगा और आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी रहा होगा। अब आज हम चर्चा करेंगे मित्रों, भारतेंदु काल का समय निर्धारण, भारतेंदु काल की प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। आज हम मित्रों चर्चा करेंगे भारतेंदु काल, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न ये आता है, इसको पुनर्जागरण काल क्यों कहते हैं? भारतेंदु काल का जैसा नामकरण हम जानते हैं कि ये उस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर है। लेकिन पुनर्जागरण, जागरण काल का मतलब होता है किसी जागृति का काल। ये पुनर्जागरण मित्रों, हिंदी साहित्य में जागरण काल भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल के पश्चात ये पुनः एक परिवर्तन हुआ, जिस कारण इस काल को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। हम चर्चा करते हैं इसके समय निर्धारण का। जैसा कि हमें सर्वमान्य तर्क है कि 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु काल में माना जाता है। लेकिन विचारक इस के समय प्रारंभिक सीमा निर्धारण में एकमत नहीं है। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग आधार हैं। उनमें से पहला आधार है 1843 ईस्वी। 1843 ईस्वी का कारण या आधार है क्योंकि हम सब जानते हैं मित्रों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 विक्रम संवत से माना था। सामान्यतः विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर होता है, इसलिए इसको ईस्वी सन में 1843 भी कहा जा सकता है। ये मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा आधार है 1850 ईस्वी। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतेंदु काल को 1850 से प्रारंभ वर्ष माना जाए, क्योंकि ये उस काल के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली कवि और भारतेंदु काल की संपूर्ण प्रवृत्तियों को अपने काव्य में समावेश करने वाले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष है। ये मानने वाले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तीसरा आधार है 1857। मित्रों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष है। ये भारतीय इतिहास की सर्व महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था उस समय की। ऐसा मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं कि भारतेंदु काल का प्रारंभ, या दूसरे शब्दों में कहूं कि आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 से माना जाए, क्योंकि 1857 उस समय की सर्वाधिक महत्व रखने वाली क्रांति थी। तो इसलिए इसी को सर्वमान्य आधार माना जाता है आज कि 1857 वर्ष को इसका प्रारंभिक वर्ष माना जाए। कुछ विचारक हैं जो ये कहते हैं कि 1868 ईस्वी को इसका प्रारंभिक वर्ष माना जाए। ऐसा मानने वाले डॉक्टर बचन सिंह हैं। उनका ये मानना है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन इसी वर्ष हुआ था, क्योंकि इसके उत्तर काल द्विवेदी काल का प्रारंभ भी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है, इसलिए इसको प्रकाशन के आधार पर इसको द्विवेदी काल कहा जाता है। उसी प्रकार इस पत्रिका के आधार पर भी इसका प्रारंभ 1868 से माना जाए। इसी प्रकार दूसरे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। वो ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में एक निबंध था, हिंदी नई चाल में ढली, उस के आधार पर हिंदी में परिवर्तन हुआ, इसी कारण इसका समय 1873 ईस्वी मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। तो मित्रों, ये हमारे 5 आधार थे, 5 विचारक थे जो इसका समय अलग अलग मानते
थे। दूसरे जिसमें सर्वमान्य मान्यता है 1857 डॉक्टर नगेंद्र की, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1900 विक्रम संवत वाला भी मान्य है। अब बात करते हैं भारतेंदु काल की प्रवृत्तियां। मित्रों, प्रत्येक काल का साहित्य अपने समय के इतिहास की राजनीतिक परिस्थितियों को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसा ही था भारतेंदु काल की प्रवृत्तियां। भारतेंदु काल की प्रवृत्तियों पर हम एक चर्चा करें। भारतेंदु काल की सर्व प्रमुख प्रवृत्ति है वो है राजभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति। मित्रों, राजभक्ति उस समय हमारे तत्कालीन शासक अंग्रेजों के साथ भक्ति, इस काल के कवि उनकी प्रति श्रद्धा भाव भी रखते थे और साथ ही वो राष्ट्रभक्ति थी। राष्ट्रभक्ति भारत आर्यवर्त से वो भक्ति करते थे। आर्यवर्त या भारतवर्ष को वे अपना राष्ट्र मानते थे। इस काल के काव्य में ये देखने को आपको मिलेगी राजभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति रीतिकाल में भी थी। राष्ट्रभक्ति वो संकीर्ण थी, वो कुछ क्षेत्रों तक या कोई अपना राष्ट्र माना जाता था, लेकिन इस काल की राष्ट्रभक्ति व्यापक स्तर पर थी। दूसरी विशेषता है रीतिकालीन काव्य जड़ता से मुक्ति। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी जड़ता क्या होती है। रीतिकालीन जड़ता में काव्य में जो परिवर्तन हुए थे उन पर परिवर्तनों का यहां बखूबी देखने को मिलता है। रीतिकालीन काव्य जड़ता से मुक्ति मिली, नए विषय आए, नए काव्य का दृष्टिकोण आया, अंधविश्वास के स्थान पर तर्क आया, विज्ञान ले लिया, ऐसा इस काल में हुआ। तीसरी विशेषता है लोक छंदों का प्रयोग। मित्रों, रीतिकाल में यह बहुत सीमित था। उसका कारण क्या था? रीतिकालीन काव्य दरबारी काव्य था, लेकिन आधुनिक काल का भारतेंदु काल का काव्य दरबार से निकलकर आम जनता के बीच का काव्य था। इसलिए इसमें लोक छंदों का प्रयोग किया गया, जैसे आहला, लावनी, कजली, मूमल, होरी, पनघट, ऐसे बहुत सी लोक छंद जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोक काव्य में रची बसी हैं, उनका प्रयोग इस काल में बहुत तेजी से हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जिससे काव्य आम जनता के बीच लोकप्रिय हुआ। चौथी विशेषता है व्यंग्यात्मकता। इस काल के जो कवि हैं मित्रों, वे अपने काव्य में व्यंग्य के द्वारा समाज की बुराइयों पर, राष्ट्र की बुराइयों पर, राजनीति की बुराइयों पर करारा प्रहार करते हैं। जैसा कि आपने भारतेंदु के रूप में भी देखा होगा, प्रेमघन के रूप में, सभी ने अपनी अपनी व्यंग्यात्मकता के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है समस्या पूर्ति, जो केवल इस काल में ही पाई जाती है। मित्रों, इस काल में कवियों का एक मंडल हुआ करता था, जिसको भारतेंदु मंडल भी कहते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। उसमें एक कवि दूसरे कवि को कुछ समस्या दिया करता था और दूसरा कवि उसकी पूर्ति किया करता था, और ऐसा करने वाला कवि आशु कवि कहलाता था। आशु का मतलब होता है तुरंत कविता करने वाला, जल्दी कविता करने वाला। तो समस्या की पूर्ति इस काल के प्रत्येक कवियों में पाई जाती है, जो इस काल की पूर्णतः इस काल की विशेषता है। अगली प्रवृत्ति है भक्ति काल भावना। मित्रों, भक्ति भावना इस काल में भी पाई जाती थी, लेकिन वो रीतिकालीन है। और रीतिकालीन भक्ति भावना के बारे में जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, रीतिकालीन भक्ति भावना केवल सामाजिक कवच के रूप में प्रयोग की जाती थी। सामाजिक कवच के रूप में भक्ति को प्रयोग करते थे। ऐसी भक्ति आपको भारतेंदु काल में भी देखने को मिलेगी। सातवीं विशेषता है मित्रों श्रृंगारिकता। श्रृंगार रीतिकाल में नहीं, इस काल में भी श्रृंगारिकता की विशेषताएं इस काल में पाई जाती थी। ये दोनों ही विशेषताएं रीतिकाल से जो की त्यों आई हैं। रीतिकालीन दोनों विशेषताएं रीतिकालीन हैं, लेकिन जो भारतेंदु काल में भी
थी। शासन व्यवस्था पर प्रहार। मित्रों, इस काल के जो कवि हैं वो अंग्रेज शासन की अच्छाइयों से प्रभावित तो थे ही, लेकिन जहां जहां उनको बुराइयां लगी, जहां जहां उनको ऐसा लगा कि अंग्रेज हमारे भारत के हित में नहीं है, वहां उन्होंने शासन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार भी किया अपने शब्दों के माध्यम से। अगली विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। काव्य की भाषा उस काल में ब्रज थी। गद्य में जरूर खड़ी बोली का कहीं कहीं प्रयोग होने लग गया था, लेकिन पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही थी। स्वयं भारतेंदु भी खड़ी बोली को काव्य के पद्य के लिए उपयोगी नहीं मानते थे। ये थे इस काल के प्रमुख विशेषताएं। मित्रों, हम चर्चा करेंगे अब भारतेंदु काल के प्रमुख कवि। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। इनका जीवन काल 1855 से 1923 है। 1855 में इनका जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे, इसलिए इनका उपनाम अब्र भी है। अब्र का शाब्दिक अर्थ बादल होता है। हिंदी में ये प्रेमघन के नाम से लिखते थे, उर्दू में अब्र के नाम लिखते थे, दोनों ही बादल के पर्यायवाची हैं। इन्होंने मिर्जापुर से 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका है जिनका प्रकाशन उन्होंने 1881 में प्रारंभ किया। ये भी मिर्जापुर से ही निकलती थी। दूसरी पत्रिका थी इनकी नागरी नीरद, जो कि 1893 में इन्होंने शुरू की। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, यह भी मिर्जापुर से ही निकलती थी। इनकी काव्य रचनाओं में चर्चा करते हम। इन काव्य जो लिखे उनमें पहला काव्य है जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद भारत की दशा पर, हालात पर लिखा गया काव्य है। आनंद उद्बोधन, जैसा कि आगे हम बात करेंगे, यथार्थ समस्याओं का चित्रण करने वाले एक कवि है। आनंद उद्बोधन इनका दूसरा काव्य है। आनंद उद्बोधन इनका महत्वपूर्ण काव्य है। तीसरा काव्य हार्दिक हर्षाहर्ष, यह भी यथार्थवादी काव्य है। चौथा काव्य है मयंक महिमा। पांचवा काव्य है अलौकिक लीला। छठा काव्य है वर्ण बिंदु। सातवां काव्य है लालित्य लहरी। ये दोहा छंद में लिखा कृष्ण भक्ति काव्य है। अगला है ब्रजचंद पंचक। यह भी ब्रज भाषा में लिखा हुआ कृष्ण भक्ति काव्य है। अगला काव्य है सूर्य स्तोत्र। यह सूर्य स्तुति का काव्य है। अगला काव्य है प्रेम पीयूष वर्षा। यह श्रृंगार रस का काव्य है, प्रेम पीयूष वर्षा। आर्य अभिनंदन 11वां नंबर काव्य है इनका। आर्य अभिनंदन यथार्थवादी काव्य है। और युगल मंगल स्तोत्र, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। उनमें भारत सौभाग्य, प्रयाण, राम आगमन जो कि राम के आगमन पर आधारित है, वीरांगना, रहस्य महानाटक और बुद्ध विलाप। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है इनकी, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर इनका विशेष चर्चित आलोचना है। इस काल के जो कवि प्रेमघन जी हैं, उनके बारे में कुछ विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। भारतेंदु काल में कजली व लावनी छंदों का प्रयोग करने वाले कवि कौन हैं? वो हैं चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। अगली बिंदु विशेष ध्यान दें, समकालीन समस्याओं पर यथार्थ चित्रण करने वाले कवि। समकालीन समस्याओं को, तात्कालीन समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाले, जैसा कि मैंने बताया भी, जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षार्थ,
ये सारे आर्य अभिनंदन, ये सभी यथार्थ समस्याओं पर आधारित काव्य हैं। इनके समकालीन समस्याओं पर यथार्थ चित्रण करने वाले महत्वपूर्ण कवि हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये इनकी। हमारे तत्कालीन नेता दादा भाई नौरोजी को अंग्रेजों के द्वारा काला कहकर प्रताड़ित किया गया था, उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। क्षोभवश नाराज होकर इन्होंने कविता लिखी है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी हर बात पर रईसी टपकती है। इनकी हर बात पर रईसी टपकती है, क्योंकि ये रईस खानदान में पैदा नहीं हुए थे कि मन से भी रईस थे, तो इनकी हर बात में रईसी टपकती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। मित्रों, ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को, उत्थान क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए। तो मित्रों, हम चर्चा करते हैं अब भारतेंदु काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कवि अंबिका दत्त व्यास। इनका जीवन काल 1858 से 1900 के माना जाता है। इनका जन्म कानपुर में हुआ और इनके पिता श्री दुर्गादत्त व्यास भी एक ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जिसका नाम है पीयूष प्रभा। ये मासिक पत्रिका थी और कानपुर से निकलती थी। कानपुर से निकलने वाली पत्रिका अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित पीयूष प्रभा। इनकी काव्य रचना है पावस पचासा। ये ऋतु वर्णन की काव्य है और ब्रज भाषा में रचित काव्य है। दूसरा है सुकवि सतसई। सुकवि सतसई में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और यह ब्रज भाषा में ही रचित है। तीसरा जो काव्य है इनका वो बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, यथार्थवादी काव्य है, हो होरी। ये होरी छंद या जिसको होली छंद कहते हैं का प्रयोग करते हुए लिखा हुआ ब्रज भाषा में यथार्थवादी काव्य है। बहुत ही प्रसिद्ध काव्य, व्यंग्यात्मक का लिए हुए। अगला है बिहारी विहार। यह बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया परीक्षाओं में, बार बार पूछा जाता है और वो है कुंडलिया छंद में बिहारी सतसई का विस्तार। प्रश्न यहां से उठता है मित्रों कि कुंडलिया बिहारी सतसई का कुंडलिया छंद में विस्तार करने वाले कवि कौन है, तो वो है अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने बिहारी विहार नाम से बिहारी सतसई का कुंडलिया छंद में, जैसा कि आप जानते हैं बिहारी सतसई में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, जबकि उन्हीं भाव विस्तार का प्रयोग करते हुए, उन्हीं भावों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है और उस काव्य का नाम है बिहारी विहार। समस्या पूर्ति सर्वस्व। समस्या पूर्ति सर्वस्व यथार्थवादी समस्या पूर्ति का काव्य है, खड़ी बोली का काव्य है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि समस्या पूर्ति इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो समस्या पूर्ति का ये काव्य है समस्या पूर्ति सर्वस्व, यथार्थवादी काव्य है, खड़ी बोली में लिखा होगा। इंपॉर्टेंट बात है, खड़ी बोली में, कांसिक रूप से खड़ी बोली में ये प्रयोग करते थे, तो खड़ी बोली में लिखा गया काव्य है। अगला इनका एकमात्र प्रबंध काव्य है कंसवध। कंसवध इनका प्रबंध काव्य है और इसके 3 सर्ग ही पूरे हो पाए, बाद में यह अधूरा है और यह भी खड़ी बोली का लिखा हुआ काव्य है। याद रहे, प्रबंध काव्य है, अंबिका दत्त व्यास का एकमात्र प्रबंध काव्य है कंसवध। इनका एक कहानी संग्रह भी है जिसका नाम है कथा कुसुम। इन्होंने 2 नाटक भी लिखे हैं जिनका नाम है गो संकट। गो संकट जैसा कि आप नाम से ही परिचित होंगे, ये धार्मिक आधार पर लिखा हुआ काव्य है और 2 नाटक है। दूसरा है ललिता। ललिता आप जानते हैं कि राधा की सहेली गोपिका थी और उसी के आधार पर कृष्ण आधारित ये
एक नाटक है। इन्होंने आलोचना भी की है। अवतार मीमांसा एक धार्मिक आधार पर लिखी हुई आलोचना है, और गद्य काव्य मीमांसा ये इनकी सैद्धांतिक आलोचना है। मित्रों, अंबिका दत्त व्यास की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं और सुधार करूं। धन्यवाद। चर्चा करेंगे हम भारतेंदु काल के तीसरे प्रमुख कवि प्रताप नारायण मिश्र। इनका जीवन काल 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म बेजेगांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा कानपुर में हुई। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण पत्रिका। इंपॉर्टेंट बात है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने 1883 में कानपुर से किया। 1883 में कानपुर से किया और ये मासिक पत्रिका थी जिसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया, ब्राह्मण पत्रिका। इनकी प्रमुख काव्य रचना, काव्य रचनाओं में प्रथम है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली श्रृंगारिक काव्य है। प्रेम पुष्पावली ब्रजभाषा का लिखा हुआ काव्य है। मन की लहर, बहुत इंपॉर्टेंट, मन की लहर उस समय की तत्कालीन समस्या, बाल विधवाओं का मार्मिक चित्रण इस भाषा में, इस काव्य में किया गया है। बाल विधवाओं का मार्मिक चित्रण मन की लहर काव्य में। लोकोक्ति शतक तीसरा काव्य है इनका, लोकोक्ति शतक, ये लोक काव्य है। लोकोक्ति शतक है, लोक काव्य है इनका। तर्प्यांताप बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्प्यांताप ये यथार्थवादी काव्य है, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर आधारित काव्य है। श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास इनका श्रृंगारिक काव्य है। दीवाने भी इनका श्रृंगारिक काव्य है। कुंदन इनका काव्य है। होली है, याद रहे होली है इंपॉर्टेंट, ये भी लोक काव्य है, लोक छंद का प्रयोग किया गया है, होली है। और व्यंग्य का काव्य है। कक्राष्टक, कक्राष्टक मित्रों इनका यथार्थवादी काव्य है और कक्राष्टक में जायसी की अखरावट की तरह अल्फाबेटिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका काव्य है वो है प्रताप लहरी। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं जिनमें है हरगंगा, हिंदी का हिमायत और बुढ़ापा, बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं, वो इसी काव्य संग्रह में संकलित हैं, प्रताप लहरी में। पुनः याद करिए, प्रताप लहरी इनका बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है। इनमें जो इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं हरगंगा, हिंदी का हिमायत और बुढ़ापा, इसी काव्य संग्रह में संकलित हैं। प्रश्न यहां से निकाला जाता है कि बुढ़ापा कौन से काव्य संग्रह में संकलित है या बुढ़ापा कविता किनकी रच है, तो बुढ़ापा कविता है जो प्रताप लहरी काव्य में संकलित है। इनके बारे में विशेष बात, कानपुर में एक सामाजिक संस्था है तदीय समाज। तदीय समाज से जुड़ने वाले ये कवि हैं। कानपुर की सामाजिक संस्था तदीय समाज से जुड़ने वाले कवि कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र। आहला और लावनी लिखने वाले, आहला और लावनी लिखने वाले, याद रहे, आहला और लावनी लिखने वाले या आहला और लावनी छंद, लोक छंद का प्रयोग करने वाले कवि कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। और इन्होंने भारतीय एकता का नारा दिया है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देने वाले कवि भी हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो हम चर्चा करेंगे अब भारतेंदु काल के चौथे महत्वपूर्ण कवि राधा कृष्ण दास। इनका जीवन काल 1865 से 1907 के मध्य रहा। इनका जन्म स्थान जिला उन्नाव था। ये भारतेंदु
के फुफेरे भाई थे, इसलिए इनका बचपन काशी में ही व्यतीत हुआ। भारतेंदु के हम उम्र थे, भारतेंदु के मित्र थे, इसलिए फुफेरे भाई होने के कारण भारतेंदु के बहुत नजदीकी थे। इनकी रचनाएं भारत बारहमासा, ये यथार्थवादी रचनाएं हैं। भारत बारहमासा परंपरा का लिखा हुआ काव्य है। दूसरी रचना है देश दशा, ये भी यथार्थवादी रचना है। इंपॉर्टेंट बात है रहीम विलास, रहीम सतसई का कुंडलियां छंद में भाव विस्तार किया गया है। रहीम सतसई जो कि दोहा छंद में लिखी हुई है, उसी को इन्होंने कुंडलियां छंद में भाव विस्तार किया है। 56 विदाई इनका अगला काव्य है। नववर्ष की बधाई इनका हास्य व्यंग्य का काव्य है। राम जानकी, प्रताप विसर्जन, पृथ्वीराज प्रयाण इनका वीर रस का काव्य है, पृथ्वीराज प्रयाण। और इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है निसहाय हिंदू, जो कि अपने समय का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, 1890 में लिखा गया। विशेष बात यह है कि नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में हम पृथक से एक वीडियो और बनाएंगे उसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो नागरिक प्रचारणी सभा के ये अध्यक्ष भी रहे। कब रहे इसकी चर्चा हम संपूर्ण नागरिक प्रचारणी सभा की जब वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर जानकारी देंगे। अगले जो कवि हैं वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जीवन काल 1857 से 1899 के बीच ये वर्तमान रहे। इनका जन्म विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के ये राजकुमार थे। इनकी रचनाएं है प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी और देवयानी। ये सभी ठाकुर जगमोहन सिंह कृष्ण भक्त कवि हैं और ये सभी चारों रचनाएं रीतिकालीन भक्ति परंपरा की कृष्ण भक्ति काव्य की तरह की रचना है। इन्होंने उपन्यास भी लिखा श्यामा सौपन। श्यामा सौपन के बारे में आप जानते हैं कि ये वृहद उपन्यास है। इन्होंने अनुवाद भी किया, ऋतु संहार और मेघदूत का इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया, ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अगले कवि हैं गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई की कुछ रचनाएं हैं श्रृंगार सरोजनी, जैसा कि नाम से जानते हैं श्रृंगार रस की रचना है। राधामुख षोडशी, ये भी रीतिकालीन परंपरा के कवि हैं, इसलिए ये ज्यादा लोकप्रिय कवि नहीं रहे। श्रृंगार सरोजनी, राधामुख षोडशी, षड ऋतु वर्णन, जैसा कि आप सेनापति का प्रसिद्ध है वैसे ही इनका षड ऋतु है। पावस पयोनिधि, ये भी ऋतु वर्णन का ही काव्य है। और नीति विनोद, ये नीति का काव्य है, सामाजिक नीति का काव्य है। ये हमारे थे गोविंद गिल्ला भाई। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि भारतेंदु काल में भारतेंदु की चर्चा क्यों नहीं की। भारतेंदु के ऊपर हम पूरा एक बहुत विस्तृत वीडियो हम बनाएंगे, आपको ऊपर पहुंच जाएगा, लिंक भेज दूंगा मैं आपके पास। अगला ही वीडियो भारतेंदु पर होगा। अगर ये जानकारी आपको मित्रों पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी अगले वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, सूचना पहुंचे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।